हेलो स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। माय नेम इज़ तरुण मित्तल, टीम केमिस्ट्री। और बेटा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो बेटा यहाँ पर सीएलसी के अंदर हम लोग सभी परिवार की तरह काम करते हैं और यहाँ पर हम लोग परिवार की तरह काम करते हुए सभी बच्चों के साथ एकदम फैमिली के वक्त के माहौल में ही कार्य करते हैं और इस अवधारणा के साथ काम करते हैं कि बच्चों को परफेक्ट करना है। यहाँ पर मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और अगर आपने ईच वेराइटी का क्वेश्चन बनाया तो आप 100% सक्सेसफुल होकर जाओगे। और मेरा यही कहना है कि आप हर वेराइटी पे वर्क करो, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन की टाइप पे वर्क नहीं करना बेटा, हर टाइप के क्वेश्चन पे वर्क करना है और अपने को परफेक्शन के साथ काम करना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसी चीज को सीएलसी हमेशा डिनोट करते हुए सारी चीजों को डिस्कस करता है। और इसी के साथ आज अपने एडवांस के इस केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं। अपने सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो बेटा सेक्शन फर्स्ट में NaNH2 Na लिक्विड अमोनिया मेंशन था। बेटा NaNH2 Na लिक्विड अमोनिया कौन सा रिडक्शन अपने को मेंशन करके देता है? बर्च रिडक्शन। और बेटा बर्च रिडक्शन नॉन टर्मिनल एल्काइन पर होता है, मतलब यहां पर बर्च रिडक्शन पॉसिबल है। और यहां पर जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा ना, दैट इज ट्रांस एल्कीन। तो बेटा जो टर्मिनल एल्काइन है वो टर्मिनल एल्काइन बर्च रिडक्शन शो नहीं करती, वो एसिड बेस रिएक्शन शो कर सकती है। तो एक बात बताइए, यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहना चाहिए, तो फर्स्ट अपना आंसर नहीं हो सकता। सेकंड में ये ट्रिपल बॉन्ड अनअफेक्टेड है, यहां पर जो एल्कीन बनी है ट्रांस, तो अपना आंसर सेकंड भी पॉसिबल है। अगर अपने थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में यहां पर जो ये एल्कीन बनी है सिस, तो बेटा ये आंसर अपना पॉसिबल नहीं है। अगर फोर्थ की बात करें तो ये ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस करा दिया गया, इसलिए ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है, तो अपना आंसर क्या रहेगा? सेकंड। तो एक आसान और अच्छा क्वेश्चन रिडक्शन रिएक्शन से। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए और स्टेबल फॉर्म होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, सबसे पहली बात, यहां पर स्टेबल फॉर्म हो और साथ में मीजो भी रहे, है ना। तो एक बात बताइए, स्टेबल फॉर्म है तो इट मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस केस में भी है, इस केस में भी है और इस केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बेटा फर्स्ट केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए स्टेबल तो नहीं है। अब अपने बात करें सेकेंड बात कि ये मीजो भी होना चाहिए, मतलब एनी काइंड ऑफ सिमेट्री शुड बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो बेटा अपने सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं और सेकेंड ऑप्शन में मैं फ्रंट कार्बन के एटम्स को फिक्स रख रहा हूं HMe और रियर एटम पर रोटेशन शो कर रहा हूं। तो इस OH को रोटेट करके मैंने यहां रख दिया और Me को रोटेट करके यहां और H को रोटेट करके यहां रख दिया। बेटा यहां पर डेफिनेटली सिमेट्री प्रेजेंट है और सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये मीजो भी है और मोस्ट स्टेबल भी है बिकॉज इट हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक बात तो सेकंड अपना आंसर रहेगा, थर्ड भी आंसर पॉसिबल नहीं है, फोर्थ भी आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोथ आर नॉट मीजो कंपाउंड्स, है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन, कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म का भी यूज किया गया, स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी लगा। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यहां पर अपने को दो कंपाउंड मेंशन किए गए हैं, उसमें अपने को मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू रूट n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। बेटा n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d3। और बेटा जब 3d3 होता है तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहे अपने पास? 3। जब इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहां पर अपने पास म्यू बराबर क्या रहेगा बेटा? 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। मूव करें नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की ओर। बेटा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, कॉपर होता है 3d10 4s1, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3d8, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहे? 2। तो बेटा जब म्यू के फॉर्मूले में यहां पर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन। तो अपना आंसर यहां पर कौन सा रहने वाला है? दैट इज फर्स्ट आंसर। तो आई थिंक सब लोगों ने आसानी से बना लिया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेटा नेक्स्ट अपना सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया और सेक्शन 2 में अपना जो पहला क्वेश्चन है
वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन में कार्बाइड दिया गया। बेटा कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो यहां पर मैग्नीशियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से प्रोपाइन का फॉर्मेशन होता है। अब एक बात, ये प्रोपाइन का रिएक्शन बेस से करवाया गया है, तो एक बात तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। इसका मतलब यहां पर अपने पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस का फॉर्मेशन होगा। अब एक बात, ये MEI भी मेंशन्ड है, दैट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 मैकेनिज्म रहेगा, तो यहां पर मिथाइल ऐड कर देंगे। अब एक बात बताइए बेटा, यहां पर क्या होगा? मिथाइल ऐड होने के बाद रेड हॉट आयरन ट्यूब में रिएक्शन कराया गया, दैट इज साइक्लाइजेशन प्रोसेस। और यहां पर जो R है वो अपना ये कंपाउंड बनने वाला है ना, हेक्सामिथाइल बेंजीन। तो ये कंपाउंड अपनों ने फॉर्म कर दिया। सेकेंड हैंड साइड में चलें तो यहां पर P से कुछरोव रिएक्शन कराया गया। मरकरी की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में जब पानी का एडिशन करवाते हैं तो यहां पर इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 OH। और बेटा इस कंपाउंड में टोटोमेरिज्म से एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। यह कंपाउंड अपना S रहेगा। अब S का रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराया गया। एल्डिहाइड कीटोन बेसिक मीडियम में एल्डोल रिएक्शन देते हैं, और हीटिंग भी मेंशन है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेटा इस मॉलिक्यूल के दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे, एक से एनायन बनाएंगे, दूसरे पर अटैक करवाएंगे। तो यहां पर जो टी प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से रहेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। अब अपन लोग बहुत बार पढ़ते हैं NaOH NaOCl NaOH प्लस Cl2, दैट इज अ हैलोफॉर्म रिएक्शन। और हैलोफॉर्म रिएक्शन से यहां पर U कंपाउंड बनेगा, लेकिन U कंपाउंड की एक स्पेसिफिकेशन है कि ये डीकलराइज करता है बेयर्स रिएजेंट को। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? 1% कोल्ड एल्केलाइन डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन। इसका कलर पिंक होता है, उसको डीकलर्ड कर देता है एल्कीन या एल्काइन। तो बेटा यहां पर हैलोफॉर्म रिएक्शन में हैलोफॉर्म तो बनना ही बनना है, क्लोरोफॉर्म बनेगा, लेकिन U आपको वो कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि U क्या कंसीडर करेंगे? साइड प्रोडक्ट हैलोफॉर्म रिएक्शन का, दैट इज CH3C CH3। क्योंकि बेटा इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है ना, इसीलिए अपनों ने इस कंपाउंड को कंसीडर किया। तो यहां पर COO माइनस Na प्लस रहेगा। इसकी जगह आप सोल्ट की जगह आप न्यूट्रलाइज भी कर सकते थे इस कंपाउंड को, CH3 डबल बॉन्ड CH और COO OH। तो दो कंपाउंड बना दिए। अब देखिए यहां पर दो कंपाउंड बनने के बाद यहां पर आपको परसेंटेज यील्ड दिया गया है। सबसे पहले एक बात बताइए, यहां पर 4 ग्राम मेंशन था अपने को प्रोपाइन। देखो तो इसका मोलर मास होता है 40, तो 4/40 अपने पास बेटा इसका मोल कितना रहेगा? 0.1। अब एक बात बताइए, अपने को X के मोल लिखने हैं पहले तो, है ना। X के मोल कितने रहेंगे? सबसे पहली बात तो बेटा X के मोल कितने रहेंगे? तो 0.1 मोल से अपनों ने स्टार्ट किया, और बेटा 0.1 मोल का 75% यील्ड हुआ, इसका मतलब 75/100। अब एक बात बताइए, यहां पर आगे के रिएक्शन का यील्ड है 40%, तो 40/100। लेकिन बेटा एक बात बताइए, यहां पर 3 मॉलिक्यूल Q के यूज करते हो तो 1 मोल बनता है। अगर 1 मॉलिक्यूल यूज करोगे तो 1/3 बनेगा। इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? 1/3। जब इसको सोल्व करेंगे दैट इज 0.01 मोल। लेकिन बेटा अपने को तो वेट फाइंड आउट करना था, तो X का वेट कितना होगा? 0.01 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। बेटा इस कंपाउंड का मोलर मास होगा 162, तो यहां पर अपने पास आंसर क्या रहेगा? 1.62 ग्राम। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ X, 1.62 ग्राम। आई थिंक सबने कर लिया होगा। सेकेंड साइड की बात करें तो मोल्स ऑफ Y निकालना है। बेटा अगर मोल्स ऑफ Y की बात करें अपने, है ना, यहां पर मोल्स ऑफ Y की बात करें NY, तो बेटा सबसे पहली बात 0.1 मोल से स्टार्ट किया था। और एक बात बताइए, इसका 100% मतलब 1 S 0.1 मोल ही होगा। अब एक बात है, इसका 80% यील्ड हुआ तो 80/100। लेकिन एक बात सोचिए, यहां पर 2 मोल यूज करते हो तो इसके 1 मोल बनते हैं, तो 1 मोल यूज करोगे तो बनेगा कितना? 1/2। तो ठीक है। अब एक बात बताइए, इसका आगे 80% यील्ड है तो मल्टीप्लाई बाय 80/100। तो इसको सोल्व करोगे तो Y के मोल आएंगे 0.032। लेकिन अपने को क्या निकालना है बेटा? Y का वेट। तो एक बात बताइए, WY इज इक्वल टू 0.032 इंटू में
बेटा इस एसिड की बात करें तो इसका मोलर मास है 100। तो एक बात बताइए अपना आंसर क्या आएगा 3.2 ग्राम। तो अपना एक आंसर तो यहां पर क्या बनेगा 3.2 ग्राम। लेकिन एक बात बताइए, मान लो किसी ने सोल्ट एज्यूम किया, तो बेटा इस सोल्ट का जो मोलर मास है दैट इज 122। तो बेटा यहां पर y का वेट 0.032 मल्टीप्लाई बाय 122 दैट इज 3.904 ग्राम। तो अपने यहां पर दो आंसर हो सकते हैं ना। तो आई थिंक सब लोगों ने बना लिया होगा ये आसानी से। तो जेई ने दोनों ही आंसर दिए हैं, है ना, दोनों आंसर करेक्ट है। तो आसानी से बनाया जा सकता था। मोल कंसेप्ट का भी यूज किया गया, काफी सारी रिएक्शंस का यूज किया गया, कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल विच इज ए नेम्ड रिएक्शन, है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेटा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें एक क्वेश्चन मेंशन्ड है बायोमोलिक्यूल का, और इस मोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कराया गया है। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा यहां पर अप साइड में क्या आ जाएगा COOH, डाउन साइड में भी क्या आ जाएगा COOH। HNO3 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है। तो यहां पर क्या बनेगा प्रोडक्ट HOH, OHH, HOH। इन मोलिक्यूल पे कोई चेंज नहीं होना ना। लेकिन एक बात बताइए, इसने क्वेश्चन में पूछा गया है द कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विद HNO3 विल गिव द प्रोडक्ट हैविंग डिग्री ऑफ रोटेशन दैट इज -52 डिग्री। बेटा ये प्लस का रोटेशन दे रहा है, लेकिन इनमें से कौन सा कंपाउंड माइनस का रोटेशन देगा? इट मींस दैट शुड बी द मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड। तो बेटा मिरर इमेज होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर उस कंपाउंड की इनिशियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी रहनी चाहिए। अगर उस कंपाउंड की मिरर इमेज है तो वो नेगेटिव रोटेशन देगा, है ना। तो एक बात तो इसका मिरर इमेज क्या रहेगा अपने पास OHH, यहां पर क्या रहेगा HOH, यहां पर दोनों साइड पे क्या रहेंगे OHOH, और यहां पर HH। डेफिनेटली एक आंसर ये रहेगा अपना। तो एक आंसर तो 100% ये रहने वाला है। लेकिन अपने सेकंड अगर अपने प्रोबेबिलिटी को सोचे तो वो क्या रहने वाली है? बेटा ये भी तो पॉसिबल है कि अप साइड पर CH2OH हो और डाउन साइड में क्या हो CH हो। और एक बात बताइए, अगर अपने इस कंडीशन में उसी की मिरर इमेज प्लॉट कर ले, है ना, OHH, क्योंकि अपने को नेगेटिव रोटेशन देने वाला बनाना है ना, HOH, यहां पर अगेन OHOH और यहां पर क्या रहेंगे HH। तो बेटा ये भी डेफिनेटली नेगेटिव रोटेशन वाला अपने को सैकेरिक एसिड प्लॉट करके देगा। लेकिन एक बात, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फिशन। और स्टैंडर्ड फिशन में क्या होता है CHO अप साइड में होता है, देन मोलिक्यूल को अपने 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, रोटेटिंग मोलिक्यूल बाय 180 डिग्री। तो बेटा मोलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, मोलिक्यूल रिमेन्स सेम। तो अब एक बात बताइए, यहां पर अपने पास क्या रहेगा HOH, यहां पर अगेन HOH, यहां पर अपने पास क्या रहेगा बेटा OHH, और यहां पर क्या रहेगा HOH। तो अपने आंसर दो रहेंगे, एक ये भी अपना आंसर रहेगा। तो चेक करते हैं CHO, देन दोनों कार्बन पर OH अपोजिट होने चाहिए। ये फर्स्ट आंसर पॉसिबल नहीं है, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। यस OH अपोजिट में है, देन OH इस साइड में, यस थर्ड विल बी द आंसर। अपने इस ऑप्शन की बात करें तो यहां पर HOH, HOH, HOH एंड HOH, ये भी अपना आंसर रहेगा। थर्ड एंड फोर्थ विल बी द आंसर। तो स्टीरियो भी यूज किए गए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सब लोग जानते हैं, NCERT बेस्ड रिएक्शन था। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहां पर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी यूज किया गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है द रिएक्शन ऑफ Q विद PHSNA। Q का रिएक्शन आपको कराना है बेटा PHS माइनस Na प्लस से। और जब ये रिएक्शन कराएं तो यहां पर एक कंपाउंड बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका रिएक्शन आप Na2O2 और BaCl2 से करवाओगे तो ये पॉजिटिव कैरियर टेस्ट दे, इट मींस ये BSO4 का फॉर्मेशन करे। तो पहली बात तो ये है कि इस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन इनमें इनमें से किसी भी कंपाउंड से होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, सबसे पहली बात, फ्लोरीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो बेटा आसानी से आप इस हैलोजन को लिविंग ग्रुप बनाकर हटा सकते हो। तो बेटा ये इसका कारण क्या है, यहां पर कौन सा मैकेनिज्म होता है, इस फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है वाया ARSN2 मैकेनिज्म, बाई मोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो जब इसका रिएक्शन PHS माइनस Na+ से करवाते हैं तो यहां पर अपने पास किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, यहां NO2 और यहां पर भी NO2 और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा SPH। तो सबसे पहली बात तो यहां पर ArSN2 हुई, कार्बन एन इंटरमीडिएट बनता है विच इज स्टेबल बाय द -M इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप, तो आसानी से रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। और जब इस बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन आप Na2O2 और BaCl2 से कराते हैं तो यहां पर BSO4 का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव कैरियर्स टेस्ट देगा, डेफिनेटली फर्स्ट अपना आंसर रहेगा। सेकंड में जो कंपाउंड Q है इसका रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है PHS माइनस Na+ के साथ। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन, सो कार्बन एन इज नॉट स्टेबल, तो यहां पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। थर्ड में भी सेम रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जबकि फोर्थ कंपाउंड की बात करें तो यहां पर Cl- को आसानी से हटाया जा सकता है। तो बेटा यहां पर जब Cl- को हटाएंगे तो यहां पर किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, NO2, यहां पर SMe और यहां पर क्या रहेगा CH2SPH। यहां पर तो एकदम आसानी से हटाया जा सकता है ना, कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज स्टेबल, तो SPH का अटैक करा दो, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। वहां पर सभी जगह क्या हो रहा है, रेजोनेंस, तो ArSN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो अब एक बात बताइए, ये कंपाउंड बना मतलब क्यों, क्या रिएक्शन हुआ। अब इस कंपाउंड का रिएक्शन जब आप Na2O2 और BaCl2 से कराते हो तो डेफिनेटली किसका फॉर्मेशन होने वाला बेटा, BaSO4। इसका मतलब यहां पर फोर्थ वाला जो कंपाउंड है वो भी अपना आंसर रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव कैरियर्स टेस्ट देता है और क्योंकि इसका रिएक्शन भी कर रहा है, इट मींस फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द आंसर। आई थिंक सब लोगों ने बना लिया होगा, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस क्वेश्चन में और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट को यूज किया गया है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज, मेटलर्जी का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। बेटा PbS और PbO का रिएक्शन जब करवाते हैं Pb और SO2 बनता है 100%, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है वो अपना करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की रिगार्डिंग बात करूं तो बेटा यहां पर कॉपर पायराइड के एक्सट्रैक्शन में, मतलब कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है कॉपर पायराइड से, तो यहां पर सिलिका इज एडेड टू प्रोड्यूस कॉपर सिलिकेट। नहीं बेटा, इसमें सिलिका तो डेफिनेटली ऐड करते हैं, लेकिन आयरन का ऑक्साइड इंप्योरिटी होती है उसको सेपरेट करने के लिए, ताकि FeSiO3 बने, आयरन सिलिकेट बने। तो इसका मतलब यहां पर कॉपर का सिलिकेट नहीं बनाया जाता, आयरन का सिलिकेट बनाया जाता है। तो ये सेकेंड आंसर जो स्टेटमेंट है वो गलत रहेगा। फिर लिखा गया है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर बाय रोस्टिंग। चलो सल्फाइड ओर की रोस्टिंग कराते हैं। तो बेटा यहां पर क्या बनेगा, Cu2O प्लस SO2 गैस। अब ये बोल रहा है कि यहां पर फॉलोड बाय सेल्फ रिडक्शन, तो Cu2S का रिडक्शन Cu2O से करवाते हैं तो कॉपर भी बनेगा और SO2 गैस भी रिलीज होगी। तो बेटा एक बात बताइए, यहां पर आगे स्टेटमेंट में मेंशन है सेल्फ रिडक्शन प्रोड्यूसेस ब्लिस्टर कॉपर। यस, इस कॉपर में क्या होगा, SO2 गैस के रिलीजिंग के कारण इस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, फफोलेदार कॉपर बोलते हैं ना। तो वहां पर SO2 गैस लिबरेट होती है तो बबल्स लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो उसको अपने ब्लिस्टर कॉपर बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट है थर्ड है वो करेक्ट है। फिर बोला गया साइनाइड प्रोसेस में जिंक पाउडर का यूटिलाइजेशन करते हैं जिसमें अपने गोल्ड को ऑब्टेन करते हैं। चलो देखते हैं इसका रिएक्शन। NaAuCN का होल ट्वाइस। बेटा इस कंपाउंड का रिएक्शन आपको जिंक से कराना है। जिंक इज अ रिएक्टिव मेटल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलता है अपने को। तो जिंक क्या करता है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल को सब्स्टिट्यूट कर देता है और खुद आ जाता है उसकी जगह। तो एक बात बताइए, यहां पर बन जाएगा ZnCN का होल 4 और यहां पर Na2 आ जाएगा और गोल्ड अपने को ऑब्टेन हो जाएगा। यस, ये जो स्टेटमेंट था वो अपना क्या था, करेक्ट था। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो एक बात बताइए, यहां पर अपना आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन है एक मिक्सचर ऑफ टू सोल्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए सॉल्यूशन S व्हिच गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। बेटा यहां पर सबसे पहली बात, एक मिक्सचर है S का और उसका NaOH से रिएक्शन करे तो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले, HCl से रिएक्शन करे तो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिले। तो लेड नाइट्रेट का रिएक्शन आप HCl से करवाते हो तो PbCl2 मिलता है, दैट इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और Pb का रिएक्शन आप NaOH से कराते हो तो हाइड्रोक्साइड मिलता है, दैट आल्सो हैव व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसका मतलब
फर्स्ट जो लेड नाइट्रेट है ये तो सही है, लेकिन जिंक को भी चेक करना पड़ेगा। जिंक का रिएक्शन HCl से करवाने पर ZnCl2 बनता है और NaOH से कराने पर जिंक का हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों का ही व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। जिंक क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है और जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट रखता है। तो अपना स्टेटमेंट जो फर्स्ट है ऑप्शन है वो करेक्ट है। चलिए मूव करें नेक्स्ट पर। लेड नाइट्रेट को अपने चेक कर लिया है। बिस्मिथ की बात करें तो बिस्मिथ हाइड्रोक्साइड डेफिनेटली व्हाइट प्रेसिपिटेट शो करता है, और बिस्मिथ क्लोराइड HCl में बिस्मिथ क्लोराइड बनेगा, ये तो NaOH का रिएक्शन है ना, और HCl में क्या बनेगा BiCl3। ये वाटर सोल्यूबल होता है, लेकिन पानी के अंदर ये BiOCl का फॉर्मेशन करता है विच हैव व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो डेफिनेटली सेकंड भी अपना आंसर सही रहेगा। लेकिन बेटा सिल्वर का रिएक्शन अगर NaOH से कराते हो तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनता है, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो यहां पर इसका ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, तो अपना ये आंसर पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अपने फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, लेड नाइट्रेट को चेक कर चुके हैं। अगर मरकरी को अपने NaOH में ट्रीट कराते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है विच हैव येलो कलर। इसका मतलब ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि येलो प्रेसिपिटेट देता है, अपने को व्हाइट प्रेसिपिटेट वाले मॉलिक्यूल चाहिए। तो एक बात बताइए, यहां पर अपना आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सोल्ट एनालिसिस का एक अच्छा क्वेश्चन था, तो अपन ने क्लास में किया हुआ भी था ऐसे क्वेश्चन को, है ना। तो बनाते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट सेक्शन की ओर मूव कर रहे हैं, और नेक्स्ट सेक्शन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन के रिगार्डिंग कुछ मेंशन किया गया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर व्हिच मे बी फॉर्म्ड ऑन मोनो ब्रोमिनेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन यूजिंग Br2 UV लाइट। एक बात बताइए, Br2 UV लाइट आपके दिमाग में सीधा ही आना चाहिए, दिस इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक बात बताइए बेटा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर होता है ये वाला। तो एक बात बताइए, यहां पर सारी पॉसिबिलिटीज पूछी गई है पहली बात तो, है ना, लेकिन अपने पहले सब मोस्ट स्टेबल प्रोबेबिलिटी बात करेंगे, है ना। मोस्ट स्टेबल रेडिकल कौन से होंगे यहां पर, दिस इज द अलाइलिक रेडिकल, स्टेबल बाय रेजोनेंस, डेफिनेटली लार्ज अमाउंट में बनेगा। तो एक बात बताइए, जब Br2 और UV लाइट का आप रिएक्शन करवाएंगे यहां पर, तो यहां पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड और CH2Br। और एक बात बताइए, जो इधर डॉट बनाएंगे विच इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, तो यहां पर स्टेबल बाय रेजोनेंस है। एक बात बताइए, तो ये डॉट इधर बनेगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड बना दीजिए रेडिकल से, तो समझ रहे हो डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, और डॉट क्रिएट होगा यहां पर ब्रोमीन लगा दीजिए। ऐसे कितने प्रोडक्ट मेंशन होंगे, 2, क्योंकि ये कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन है तो 2 प्रोबेबिलिटी, एक R और एक S। तो एक बात बताइए, दिस इज ऑल्सो एलाइलिक पोजिशन, तो एक पॉसिबिलिटी इधर भी है, डबल बॉन्ड CH3 और यहां क्या लगा दें, ब्रोमीन। बोले सर इधर भी तो डॉट बनेगा विच इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, तो बेटा इधर क्या करोगे, डबल बॉन्ड लगाओगे, इधर Br लगाओगे, सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको रिकाउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज कायरल कार्बन, तो यहां पर 2 प्रोबेबिलिटी अगेन R एंड S, तो एक ये भी बनेगा 100%। चलिए मूव करें नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी की ओर। तो बेटा एक बात बताइए, अपनों ने कहां बना लिया है, यहां पर भी बना लिया, यहां पर भी बना लिया, तो क्या यहां पर भी पॉसिबल है, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अलाइलिक रेडिकल। तो मैंने डबल बॉन्ड CH3 और यहां पर क्या लगा लिया, ब्रोमीन। एक बात, तो ये भी कितनी प्रोबेबिलिटी रखेगा, 2, दिस इज कायरल कार्बन। अब एक बात बताइए, क्या यहां पर डॉट बनाओगे विच इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, और स्टेबल बाय रेजोनेंस है तो बेटा डॉट को इधर बना के इधर क्या बना दोगे, डबल बॉन्ड। तो एक बात बताइए, एक स्ट्रक्चर ये भी तो पॉसिबल है कि यहां पर डबल बॉन्ड आ जाए, ध्यान से सुनो, ये डॉट इधर आया डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड इधर, तो यहां पर क्या बनेगा, CH3 और यहां पर क्या आएगा, Br, और ये भी कार्बन क्या है, कायरल, तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, R और S। तो ये तो मैंने सारे अलाइलिक केस लिए, है ना। अब बात करेंगे अलाइलिक केस के साथ साथ कि सारी पॉसिबिलिटीज पूछी गई है, ये तो स्टेबल प्रोडक्ट है। अगर स्टेबल प्रोडक्ट पूछता तो अपना आंसर क्या रहने वाला था बेटा, 9। जय ने 9 भी आंसर दिया है यहां पर, है ना, 2 आंसर मेंशन किए गए हैं, तो एक आंसर तो 9 रहेगा। लेकिन सारी पॉसिबिलिटी पूछी है तो आपको सब आंसर देने चाहिए थे बेटा। सब्स्टिट्यूशन यहां पर भी पॉसिबल है और सब्स्टिट्यूशन यहां पर भी पॉसिबल है। तो एक बात तो अगर सब्स्टिट्यूशन यहां पर कराते हैं, रेजोनेंस तो है नहीं अब इधर, तो यहां पर Br सीधा लगा दीजिए। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पर डबल बॉन्ड CH3 और ब्रोमीन यहां लगा दीजिए, दोनों कार्बन क्या है, कायरल, तो 2 पॉसिबिलिटी यहां पर होगी। तो एक बात बताइए, टोटल कितने आइसोमर पॉसिबल है, 30। तो दोनों आंसर करेक्ट है, 9 एंड 13।
और मोस्ट सुटेबल 13 आंसर था, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज पूछी गई थी, लेकिन दोनों आंसर जेई ने सही दिए है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन में अपने को ओजोनोलाइसिस का यूज करना है, और ओजोनोलाइसिस में क्या करते हैं, क्रैकिंग स्पून की। तो एक बात बताइए, यहां पर किस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ये इस तरह से डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, देन दिस वन डबल बॉन्ड ओ, और ये कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड ओ। है ना। तो ओजोनोलाइसिस में अपनों ने की पॉइंट सीखा हुआ है। अब इसका रिएक्शन NH2OH से, बेटा हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कराओगे कार्बोनिल कंपाउंड का, दैट इज NAR प्लस एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्लस एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहां पर ऑक्सिम का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH। है ना। आई थिंक आप सभी ने ये बना लिया होगा। तो अब एक बात बताइए, यहां पर क्या पूछा गया था कि NH2H से रिएक्शन करवाने के बाद, देखिए इसका एक्सेस दिया गया था, इससे रिएक्शन कराने के बाद कंपाउंड P बनेगा। P में sp2 हाइब्रिडाइज एटम कितने हैं? इज इट sp2 हाइब्रिडाइज? यस। इज दिस नाइट्रोजन इज sp2, दिस ऑक्सीजन इज sp2। यहां पर 3 साइट होगी sp2 हाइब्रिडाइज एटम की, है ना। तो एक बात बताइए बेटा, टोटल कितनी साइट होगी? 4 3 12 साइट है जहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, और यहां पर जितने भी पॉसिबल आइसोमर थे वो सारे बताने थे। तो प्लेटिनम NH3 का होल 4 और Cl2Br2 आयंस का एक्सचेंज कर सकते हैं आप इस कंपाउंड में। तो एक जो कंपाउंड है वो अपने पास ये भी बनेगा ClBr, और यहां पर क्या रहेगा, आउटर साइड में भी ClBr। एक कंपाउंड अपने पास ये भी रहने वाला है PtNH3 का होल 4, अंदर इन साइड में Br2 और आउटसाइड में Cl2। अब एक बात बताइए, सभी कंपाउंड GI शो कर रहे हैं। आपने जानते हैं दो जब लिगेंड हो वो 180 पर ले जाएं तो ट्रांस बन जाएगा, और आजू बाजू हो तो सिस बन जाएगा। तो यहां पर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2, एक सिस की और एक ट्रांस की। सेम सिस एंड ट्रांस, सेम सिस एंड ट्रांस। तो कितने आइसोमर बने बेटा? टोटल 6। हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमावत, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर। तो हम लोग जो है इस सेशन में बात करेंगे जेई एडवांस का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका, फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है उनका वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको CLC के बारे में अगेन मैं आपको बताया था। CLC जो है नॉर्थ इंडिया का एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो कि लगातार 30 सालों से IIT जेई मेंस एंड एडवांस, नीट, ठीक है, उसके बाद में NDA, प्री फाउंडेशन, इन सब की तैयारी करा रहा है, और लगातार 30 सालों से है ना सफलता के नए नए आयाम जो है वो स्थापित करते जा रहा है। ठीक है, पिछले साल हमारा एक स्टूडेंट प्रशांत जो है IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में गया है। ठीक है, उसके अलावा कई सारे बच्चे हैं जो अलग अलग IITs में, अलग अलग NITs में, IIITs में गए हैं। ठीक है, तो वो सब जो उनके पीछे सफलता का कारण है वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ज्यादा तवज्जो देते हैं। रीजन क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक चीज समझने में हेल्प मिलती है कि क्या माइंडसेट रहने वाला है एग्जामिनर में, कि एग्जामिनर का किस टाइप के पेपर जो आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं वो इस टाइप से पेपर में डिजाइन किए जाते हैं, तो उससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि बच्चों को बच्चा जब एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा होता है या मेंस की या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसको PYQ क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बहुत इधर उधर भटकना पड़ता है। उसको एक प्लेटफॉर्म पे सभी क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, मिल भी पाते हैं तो उनके सॉल्यूशंस प्रॉपर उसको नहीं मिल पाते, ओनली आंसर्स मिल जाते हैं। तो बच्चा उसमें बड़ा जो है कंफ्यूज रहता है और अपने आप को बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के। तो CLC ने इसलिए एक मिशन लिया है कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं नीट के, जेई मेंस के और IIT एडवांस के, इन सब का एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए तो बच्चे की प्रिपरेशन जो है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। बच्चा इधर उधर इन सोर्सेज के पीछे भागने की बजाय अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दे पाएगा।
ठीक है। तो इसीलिए सीएलसी ने ये आप लोगों के लिए एक एडवांस मेंस और नीट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2021 का जो पेपर है हम इसका वीडियो सोल्यूशन देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, चले तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास में, हाँ जी, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ये एक। ठीक है, फॉर अ गिवन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉल्ट मेड ऑफ केटायन X एंड एनायन Y शोन बिलो। ठीक है, तो ये एक हमारे पास में एक क्रिस्टल दे रखा है जो कि केटायन और एनायन से बना हुआ है, जिसमें हमारे पास में X जो है केटायन है, ठीक है, ये कहाँ है, फेस सेंटर के ऊपर लोकेटेड है, और Y जो है वो हमारे पास में कहाँ, कॉर्नर पर है। तो पहला तो हम जानते हैं कि जो पार्टिकल कॉर्नर पे लोकेटेड होता है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, अपना 1/8, और जो सेंटर पे होता है हमारे पास फेस के सेंटर पर, वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे पास में 1/2। ये डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये फेस के सेंटर पर है। ठीक है, क्योंकि आगे आपको पता भी लग जाएगा। ठीक है, वाई आयंस ऑफ ओनली वन फेस आर शोन, है ना, क्लियरिटी, एक फेस के आयंस शो किए गए, तो ये कौन सा हो गया, फेस सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास में, देखिए ये जो लेटिस पॉइंट दोनों आपस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये जो साइड लाइन साइड एज है ना ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 2RY हो जाएगी। ठीक है, दूसरा यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसको अपन बोलते हैं फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल की लेंथ क्या होती है, √2a, तो √2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, √2a रेडियस ऑफ y, और रेडियस ऑफ y यहां से तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ RY प्लस 2 टाइम्स ऑफ RX आ जाएगा। ठीक है, x पूरा का पूरा गोला आएगा, फेस का सेंटर जो फेस का प्लेन अगर आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से फेस का हमारे पास में क्रॉस सेक्शन दिखने वाला ये y आ जाएगा, यहाँ पर ये x आ जाएगा, और यहाँ पर अगेन कौन आ जाएगा हमारे पास में, y आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास में फेस का एक डायग्राम दिखने वाला है। तो ये √2a लेंथ है। ठीक है, a की वैल्यू r की टर्म में हमने y की टर्म में निकाली हुई है। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास में, √2 × 2RY इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ RX प्लस RY। ठीक है, तो यहां से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो RX इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, √2 - 1 टाइम्स ऑफ RY, और √2 की वैल्यू 1.414, तो RX की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0.414 टाइम्स ऑफ RY। ठीक है, ये RX और RY में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। चलें अब आगे चलते हैं, हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या चीज जरूरत होती है, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमें चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ लेटिस पॉइंट्स, है ना, यूनिट सेल के अंदर जितने भी हमारे पास एक यूनिट सेल में जितने भी लेटिस पॉइंट्स आ रहे हैं उन सबका वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहां पर अगर अपन देखें तो हमारे पास में दो तरह के लेटिस पॉइंट, एक है X और एक Y। तो यहां पर अगर अपन देखें X की नंबर कितनी होगी, तो पहले अपन X की नंबर देख लेते हैं। X हमारे पास फेस के सेंटर पर है, टोटल कितने फेस सेंटर होते हैं 6, सबका कंट्रीब्यूशन 1/2 आएगा, तो टोटल हमारे पास 3x आएंगे, मतलब कि x के जो पार्टिकल्स है उनकी संख्या कितनी होगी 3। y की बात करें तो y कॉर्नर पर कितने कॉर्नर होते हैं 8, और एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1 बन जाएगा। चले तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारे पास में 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ x, ठीक है, प्लस 1 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ y डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा a³। तो 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई RX³ प्लस 1 × 4/3 टाइम्स ऑफ पाई RY³ डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा a³। a की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी 2RY का होल क्यूब। यहां से एक काम करते हैं 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 3 टाइम्स ऑफ RX की वैल्यू हमने RY की टर्म में कैलकुलेट कर रखी है, तो RX की वैल्यू RY की टर्म में पुट कर देते हैं 0.414 RY का क्यूब प्लस पीछे RY बचेगा ओनली, उसका क्यूब आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में 8 टाइम्स ऑफ RY का क्यूब। तो RY तो कॉमन आगे कट जाएगा, तो बचा कितना यहाँ पर हमारे पास में पैकिंग एफिशिएंसी में 4π/3। ठीक है, अंदर आ जाएगा हमारे पास 3 × 0.414 का क्यूब प्लस 1, और डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास में 8। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करना है आपको, सिंपल सा, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो नियरली आएगी हमारे पास में 0.63, और परसेंटेज में बात करते तो कितना आ जाएगा 63%। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास में, आंसर नंबर बन जाएगा इसका 2। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला है हमारे पास में पैराग्राफ। ठीक है, हाँ जी, फॉर द रिएक्शन X सॉलिड से बना Y सॉलिड प्लस Z गैस द प्लॉट ऑफ द ln PZ अपॉन P0 वर्सेज 10⁴/T इज गिवन बिलो। ये ग्राफ आपको यहाँ पर हमारे पास में गिवन है। इस ग्राफ के अंदर PZ इज द प्रेशर ऑफ, है ना, वेयर PZ इज द प्रेशर ऑफ द Z इन बार एंड T इज द टेम्परेचर, P0 इज 1 बार। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गिवन है हमारे पास में ये कुछ है ना डिफरेंशियल फॉर्मेट गिवन है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है PZ/P0 है, क्योंकि वैसे भी अपन जानते हैं इस रिएक्शन में जो Kp आएगा, Kp किसके बराबर होगा हमारे पास है
प्रेशर ऑफ जेड के बराबर होगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछा गया हमारे पास में एक तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच नॉट कितना होगा, ठीक है, और एक हमें पूछा गया कि यहाँ पर इसका एंट्रोपी चेंज कितना, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज कितना होगा। ठीक है, चलिए तो अब जानते हैं हम एक थर्मोडायनेमिक में हम इक्वेशन पढ़ते हैं, ln k इक्वल्स टू डेल्टा एस नॉट बाय आर माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बाय आर टी, ये होता है। ठीक है, अब यहां पर इस इक्वेशन में देखें तो k की जो वैल्यू है वो k की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है हमारे पास में, पी जेड बाय पी नॉट दे रखी है, इसने ये वैल्यू दे रखी है, और पी नॉट की वैल्यू 1 है वैसे भी, तो ये कितना लिख सकते हैं, ln ऑफ पी जेड बाय पी नॉट बराबर डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाय आर माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बटे आर टी। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 10 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो जो एक्स एक्सिस है वो 10 टू दी पावर 4 बाई टी दे रखा है, 1 बाई टी नहीं दे रखा है, 10 टू दी पावर 4 बाई टी, तो इसको अपन 10 टू दी पावर 4 कर देते हैं। अब जो हमारा जो ग्राफ दे रखा है वो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, तो वाई और एक्स एक्सिस में एक लाइन दे रखी थी, एक स्ट्रेट लाइन है। कौन सी लाइन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास लाइन की अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या आएगा, तो इस लाइन की अगर अपन स्लोप की बात करेंगे तो इसका स्लोप क्या होगा, तो ये तो हो गया हमारा y हो गया, ये हमारा c हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ mx। तो जो स्लोप है, स्लोप सिंपली होता क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, स्लोप की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट। ग्राफ किसके बीच में हमारे पास में 10 टू दी पावर 4 बाई टी, तो ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा r इंटू 10 टू दी पावर 4। ठीक है, अब y2 माइनस y1 देख लेते हैं ग्राफ में, y2 की वैल्यू, ठीक है, इसको अपन 2 मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को, इसको अपन 1 मान लेते हैं, तो y2 की वैल्यू कितनी हो गई, -7 और -3 है ना, तो ये हो जाएगा -7 माइनस 3, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 10 बराबर माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बटे r इंटू 10 टू दी पावर 4। तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये बनेगा हमारे पास -2 माइनस माइनस कट जाएगा, -4 उधर बचेगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू r बराबर डेल्टा एच नॉट। तो 10 टू दी पावर 4 वो 10 टू दी पावर 3 रहने देते हैं, तो ये बन जाएगा 20r बराबर डेल्टा एच नॉट। तो 10 टू दी पावर 3 को अपन किलो में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो डेल्टा एच नॉट बराबर क्या बन जाएगा 20 इंटू 8.314, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 166.28 किलो जूल। तो ये आ जाएगा डेल्टा एच नॉट। तो पहले आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था डेल्टा एच नॉट कितना होगा, तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में कि जो है 166.28। ठीक है, सेकंड आपसे पूछा गया एस नॉट क्या होगा। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास में जो इक्वेशन है, सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 8 की बात करते हैं, 8 की बात करते हैं हमारे पास अगेन यही सेम इक्वेशन अपन ले लेते हैं, ln पी जेड बाय पी नॉट बराबर डेल्टा एस नॉट बटे आर माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बटे आर इंटू टी इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको कहां निकालना, देखिए एंट्रोपी कहां कैलकुलेट करनी है, 1000 केल्विन पर। तो इस ग्राफ में 1000 केल्विन पॉइंट कौन सा है, ये जो पॉइंट है 1000 केल्विन है। कैसे देखें, यहां पर 10 टू दी पावर 4 बाई टी इक्वल्स टू कितना है 10 है, तो सॉल्व करेंगे तो टी बराबर कितना है 1000 केल्विन, मतलब इस पॉइंट पर हमें सॉल्व करना है। तो इस पॉइंट पर अपन देखें तो पी जेड बाई पी नॉट की वैल्यू कितनी है -3, तो यहां पर अपन पुट कर देंगे -3 बराबर डेल्टा एस नॉट बटे आर। ठीक है, यहां पर देखते हैं डेल्टा एच नॉट, यहां पर देखो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बटे आर 10 टू दी पावर 4, मतलब इसकी जो वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी, कितनी आ रही थी, ये हमारे पास में 2 आ रही थी। तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास में माइनस साइन के साथ में है, ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस माइनस पहले आप कैंसिल आउट कर सकते हो, तो सीधा यहां पर मैं इधर लिख लेता हूं शॉर्ट के लिए, डेल्टा एच नॉट बटे आर इंटू 10 टू दी पावर 4 बराबर कितना आ रहा था 2, तो यहां पर इसकी जगह क्या पुट कर लेते हैं, पूरा 2 पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास में टी, और टी कितना 1000 केल्विन, तो 1000। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना बनेगा, ये हमारे पास कट जाएगा और ऊपर 20 बचेगा, कितना बचेगा 20। चलिए तो अगली स्लाइड में देख लेते हैं, इधर था -3 डेल्टा एस नॉट बाय आर, इधर बच रहा था माइनस ऑफ 20। ठीक है, तो डेल्टा एस नॉट बराबर कितना आ गया हमारे पास में 17 टाइम्स ऑफ आर, तो 17 इंटू 8.314। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर बनेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 इंटू 8.314, तो ये आ जाएगा हमारे पास 141.8
338 जूल। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारे पास में इस पैराग्राफ का, जो कि हमारे पास में केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं, दोनों का मिक्सचर का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें डेल्टा एच नॉट की वैल्यू हमारे पास में 166.28 और डेल्टा एस नॉट की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो चले इस स्लाइड को मैं हटा देता हूं। चले नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला एक और पैराग्राफ है हमारे पास में। The boiling point of water in a 0.1 molal silver nitrate solution is x degree Celsius. To this solution, an equal volume of 0.1 molal एक्वस बेरियम क्लोराइड, तो पहले AgNO3 सॉल्यूशन का आपको बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, x डिग्री दे रखा, ठीक है, इज एडेड टू मेक अ न्यू सॉल्यूशन B. द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन दीज टू सॉल्यूशंस A एंड B इज y इनटू, है ना। तो यानी कि इस वाले मिक्स करने के बाद वाला जो सॉल्यूशन उसका बॉइलिंग पॉइंट और पहले वाले के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इतना दे रखा है, ठीक है। एज्यूम डेंसिटीज ऑफ द सॉल्यूशंस A एंड B आर सेम एंड दैट ऑफ द वाटर एंड द सॉल्युबल सॉल्ट डिसोसिएट कंप्लीटली, यानी कि AgNO3 कंप्लीटली सॉल्युबल होगा एंड यानी कि इसका जो अल्फा 100% ले लेंगे। सिल्वर जो हमारे पास बेरियम क्लोराइड है ये भी कैसा होगा, 100% सॉल्युबल होगा, ठीक है, ठीक है। यूज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। चले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे पास में आपको पूछा गया x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले AgNO3 है, तो AgNO3 100% टूटेगा, तो इसके जो I की वैल्यू वांटा फैक्टर वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डेल्टा TB बराबर I इंटू KB इंटू M, तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो डेल्टा TB क्या होगा हमारे पास में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दिया है, x माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इक्वल्स टू I2 KB कितना है हमारे पास में 0.5 इंटू मोलैलिटी कितनी दी है 0.1, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 0. ये बन जाएगा 0.1, ठीक है। तो 100 प्लस 0.1 यानी 100.1 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि जो फर्स्ट जो इसका वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू ये आ जाएगी 100.1 डिग्री सेल्सियस। आपसे सेल्सियस में पूछा है तो आंसर आ जाएगा इसका 100.1। सेकंड आपसे क्या पूछा, A और B को मिक्स करते हैं, तो चलो मिक्स करने पर इनके बीच में क्या रिएक्शन होगी। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में अगला 10। चलो 10 में क्या होगा कि जब आप AgNO3 और BaCl2 को मिक्स करोगे तो रिएक्शन बनेगी हमारे पास में AgCl की पीपीटी बनेगी और BaNO3 होल ट्वाइस, ये एक्वस रहेगा, ठीक है। चले तो बैलेंस करें रिएक्शन को, तो यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 2, ठीक है। अब दोनों के बराबर वॉल्यूम अमाउंट को मिक्स किया गया, तो अपन जानते हैं जब भी दो चीजों को सेम अमाउंट में मिक्स करते हैं तो उनका वॉल्यूम डबल हो जाता है, जिससे उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी हमारे पास 0.1 थी, तो अब कंसंट्रेशन हाफ होकर कितनी हो जाएगी 0.05, इसकी भी कितनी हो जाएगी 0.05, ये दोनों की नई मोलैलिटीज आ जाएगी। अब अपन जानते हैं कि हमारे पास में रिएक्शन में अगर अपन देखें तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो इस स्पीसीज की बात करें तो एक के साथ में कितना चाहिए 2, तो ये हमें लग रहा है लिमिटिंग रिएजेंट ये पूरा फिनिश हो जाएगा। चले तो अब ये कौन कितना क्या बनेगा और कौन कितना बचेगा देख लेते हैं। जब ये 2 खत्म होता है एक खत्म होगा, तो ये कितना बचेगा 0.05 में से हमारे पास में 0.05/2 चला जाएगा। ये कितना हमारे पास, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी क्योंकि वैसे भी हमारे पास इनसोल्यूबल है, स्प्रैंगली सोल्यूबल है, पीपीटी में चला जाएगा। जब ये 2 खत्म होता है तो BaNO3 कितना बनता है 1, तो 0.05 खत्म हुआ तो कितना बनेगा 0.05/2 बनेगा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में इनकी नई कंसेंट्रेशन, इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा हमारे पास में 0.025 और ये भी कितना बन जाएगा हमारे पास में 0.025। चले अब दोनों का हमारे पास है मोलैलिटीज, ये इसकी मोलैलिटी है और ये इसकी मोलैलिटी, 2 सोल्ट हो गए, ठीक है। तो डेल्टा TB बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास में I इंटू KB, I इंटू M इंटू KB। चलो तो इन दोनों सॉल्ट के लिए अपन I इंटू M लिख लेते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें नहीं पता है, तो इसका अपन बॉइलिंग पॉइंट जो कुछ TSB लिख लेते हैं -100, ठीक है, बराबर I कितना है इसका 3, तो 0.025 इंटू 3, ठीक है, प्लस ऑफ 0.025 इंटू 3, तो ये हो जाएगा I इंटू M हो जाएगा दोनों का, और KB की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 0.5, 100% टूट रहे कंप्लीट डिसोसिएट, तो I इसका कितना हो जाएगा 3 और BaNO3 होल ट्वाइस का भी हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा TSB -100, ये बन जाएगा हमारे पास में 0.075, ठीक है, इंटू 0.075। चलो इसको अपन हाँ जी, तो देखें कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा
025 इंटू 2 टाइम्स है तो इसको 6 लिख लेते हैं इंटू 0.5, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास में TSB -100 इक्वल्स टू, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.075, तो TSB बराबर कितना है हमारे पास में 100.075 डिग्री सेल्सियस, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आया। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारे पास में, y की वैल्यू निकालनी है, तो y क्या हमारे पास में added to this then the difference in boiling point of this solution is this, इन दोनों सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, तो बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले का बॉइलिंग पॉइंट कितना था हमारे पास में TSB ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A, TS ऑफ A माइनस TS ऑफ B, ठीक है, तो TS ऑफ B ये कितना आ जाएगा हमारे पास 100.1 माइनस ऑफ 100.075, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 5, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 9, 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 0, ठीक है, और ये आगे 0, 0, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास में 0.125, यानी कि आपको आंसर 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 की टर्म में रिपोर्ट करना है। आपको जो आंसर रिपोर्ट करना है किसकी टर्म में रिपोर्ट करना था पीछे, अगर आप देखोगे 10 टू दी पावर -2 की टर्म में आपको रिपोर्ट करना था। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, तो 10 टू दी पावर -2, तो 10 टू दी पावर -2 की टर्म में रिपोर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2, ठीक है। तो ये था इस पैराग्राफ का हमारे पास में सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द कोलोइड्स इज, है ना, कोलोइड सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन, कोलोइडो के लिए सही कथन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग कोलाइडल सोल बाय इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन, नहीं ये गलत हो जाएगा, इसको कोएगुलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोएगुलेशन, है ना, कि किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके अगर इसको करना है तो पेप्टाइजेशन क्या होता है, बनी हुई फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके उसको डिसॉल्व करने के प्रोसेस, उसको घोलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रीजेज एट हायर टेम्परेचर देन द ट्रू सॉल्यूशन एट द सेम कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास जो कोलाइड है वो कैसे होता है ना, कई सारे पार्टिकल एग्रीगेट होकर के बनाते हैं, जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, यानी कि वांटा फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास में कोलाइडल की क्या होती है, हमारे पास में कम होती है। कोलोइड की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू सॉल्यूशन से क्या होती है, हमेशा कम होती है। तो यानी कि हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहां पर हमारे पास बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, कोलोइड में कम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो ये पहले फ्रीज होंगे। अपन जानते हैं कि जितने ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था हमारे पास में आई के, आई जितना ज्यादा है हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा उतना ही कम होगा। तो जो सॉल्यूशन है उनके अंदर आई क्या होंगे, ट्रू सॉल्यूशन में आई वांटा फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो ये बात क्या बिल्कुल ही सही है, ठीक है। थर्ड है सर्फेक्टेंट्स फ्रॉम द मिशेल्स अबव क्रिटिकल मिशेल कंसेंट सीएमसी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। अपन जो सोप और डिटर्जेंट पढ़ते हैं उनमें हमारे पास में हमने पढ़ा है कि जो सोप और डिटर्जेंट है एक मिशेल की फॉर्मेशन करते हैं और उसके लिए पर्टिकुलर हमारे पास एक कंसेंट्रेशन चाहिए होती है जिसको सीएमसी क्रिटिकल मिशेल कंसेंट्रेशन बोलते हैं। और वो टेम्परेचर जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको क्राफ्ट टेम्परेचर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर कौन सा होगा हमारे पास, क्राफ्ट टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है ये भी स्टेटमेंट, ठीक है। मिशेल्स आर मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, है ना, मिशेल्स आर हमारे पास में मैक्रोमोलिकुलर, मिशेल जो होते हैं वो हमारे पास में मैक्रोमोलिकुलर नहीं होते हैं, है ना, मैक्रोमोलिकुलर। मिशेल हमारे पास में कई सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे मिलकर के बनते हैं, है ना। मिशेल हमारे पास मैक्रोमोलिकुलर नहीं है, मिशेल हमारे पास कई सारों से मिलकर के बनता है कि एसोसिएटेड कोलाइड, क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटेड कोलाइड। तो ये मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड तो नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में इसमें 2 और 3, ठीक है। चले नेक्स्ट अगले स्लाइड पे चलते हैं। चले नेक्स्ट है हमारे पास में
An ideal gas undergoes a reversible isothermal expansion from state 1 to 2 followed by a reversible adiabatic process। तो पहला वाला तो हमारे पास आइसोथर्मल है रिवर्सिबल, और दूसरा वाला रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, ठीक है। चले देन द रिप्रेजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखें पी और वी के बीच में, बिल्कुल पी और वी के बीच अपन जब कार्नोट साइकिल बनाते थे बिल्कुल ऐसे ग्राफ बनता था, आइसोथर्मल और फिर कौन सा बनता था हमारे पास में, एडियाबेटिक ग्राफ बनता था, है ना। तो पहला वाला कर्व तो हमारे पास में ठीक है। दूसरे वाले में बात करते हैं पी और टी के बीच में कर्व दे रखा है हमारे पास में। तो पहला देखो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहेगा हमारे पास में, कांस्टेंट रहेगा, तो बिल्कुल ये वाला पार्ट तो सही है। सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं, सेकंड से 3 जा रहे हैं, सेकंड से 3 में हमारे पास में क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है हमारे पास में, डिक्रीज होता है, और एक्सपेंशन है तो प्रेशर भी डिक्रीज ही होगा, तो दोनों चीजें डिक्रीज होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेट लाइन तो आएगी नहीं। एडियाबेटिक में हमारे रिवर्सिबल में ग्राफ कैसा आता है, हाइपरबोलिक कर्व बनते हैं। कैसे बनते हैं, हाइपरबोला, तो एक हाइपरबोला जैसा कर्व बनेगा, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। थर्ड की बात करते हैं, हमारे पास में थर्ड में दिया है एच और एस के बीच में ग्राफ दिया, किसके बीच में दिया, एच और एस के बीच में। तो सेकंड बात हमारे सबसे पहले देखते हैं कि पहला आइसोथर्मल है हमारे पास में, आइसोथर्मल है तो हमारे पास में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हमारे पास यू भी कांस्टेंट रहेगा और एंथैल्पी भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो देखते हैं। सेकंड से 3, सेकंड से 3 क्या है हमारे पास में, सेकंड से 3 है हमारे पास में रिवर्सिबल। अच्छा ये ग्राफ देखो थोड़ा सा वैसे ही इसको ऐसा एरो होना चाहिए था, ये थोड़ा हमें स्प्रिंट है। 2 से 3 है ना, 2 से 3 जा रहे हैं ना, एक्चुअली 3 से 2 नहीं आ रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं। तो द करेक्ट प्लॉट रिप्रेजेंट द चेंज फ्रॉम स्टेट 1 है ना, सेकंड से 3 के लिए, सेकंड से 3 एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब अपन जानते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक में एंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज भी 0 होता है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल एंट्रोपी कांस्टेंट ही दिखा रहा है। बट देखो हमारे पास में जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, उसमें टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एच की वैल्यू डिक्रीज होगी, जबकि यहां पर क्या एच की वैल्यू इंक्रीज। तो ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए था, कुछ ऐसा, और फिर ये नीचे की तरफ जाना चाहिए था। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास में थर्ड पॉइंट हो जाएगा। जबकि तो ये ग्राफ ऐसा नहीं दिया, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला वाला देखें तो बिल्कुल हमारे पास में ये ठीक है, ये टेम्परेचर जो है आइसोथर्मल है, कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एडियाबेटिक, अगर हमारे पास में रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर तो क्या होगा हमारे पास में, कम होगा, बट एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये कर्व क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 एंड 4, ठीक है। चलिए तो ये था हमारे पास में जेईई एडवांस का फिजिकल केमिस्ट्री का 2021 का पेपर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ जो चीज़ें मिसिंग थी, कंसेप्ट कुछ नए तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत किया होगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये।